हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत आप सब लोगों का। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। आइए शुरू करते हैं। यूपीपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या आज की है अपनी 25 क्वेश्चन का सेट आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। और याद रखिए, अगर इस कक्षा में आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग के सवालों को करते, इस क्लास को देखते हैं, तो यकीन मानिएगा यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे और आपकी वर्दी पक्की रहेगी। आइए करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का नंबर सीरीज से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्या कहता है? 5, 8, 19, 36, 75 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगर चेक करते हैं तो पहले ब्रेक करने पर 5 से 8 ये प्लस का 3 दिखता है, 8 से 19 ये दिखता है हमारे पास में प्लस का 11, 19 से 36 ये दिखता है प्लस का 17, तो 3 से 11 प्लस का 8, 11 से 17 प्लस का 6, 36 से अगर 75 पर जाते हैं तो क्या मिलेगा? 40, 35 और 4 39, कितना मिलेगा? 12 ना, कतई नहीं, ये कतई नहीं चलेगा, कुछ और चल रहा है। आओ जरा और चला करके देखा जाए क्या चलेगा फिर। तो फिर मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, -2 8, 8 दूनी 16 प्लस का 3 19, 19 दूनी 38 -2 36 चलेगा। 36 दूनी 72 प्लस का 3 75, तो अगली बार 75 दूनी बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। एक तो ये चल रहा है 5 इंटू 2, फिर 8 इंटू 2, फिर 19 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है। और क्या चल रहा है? 5 दूनी 10, 8 पर पहुंचना है, माइनस का 2 कर दिया। 8 दूनी 16, 19 पर पहुंचना है, प्लस का 3 कर दिया। 19 दूनी 36, 19 दूनी 38 और माइनस का 2, 36 हो गया। 36 दूनी 72 प्लस का 3 75, तो -2 + 3 -2 + 3, तो आगे क्या करेंगे? 75 दूनी 150 और माइनस का 2 करने पर 148, ये हमको मिल जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जितने भी लोग कक्षा से जुड़ रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम। ठीक, और जब जुड़ो क्लास से तो इस क्लास को शेयर करना मत भूलें, जरूर शेयर कर दें। ठीक, एक और लॉजिक यहां पर लगता हुआ दिख रहा है मुझे। कौन सा लॉजिक दिख रहा है? 2 सीरीज का। 5 से 19 और 19 से 75, यानी 5 चौको 20 माइनस का 1 19, 19 चौको 75 76 माइनस का 1 75, ये भी दिख रहा है। तो सिमिलरली 8 चौको 32 और प्लस का 4 36, तो 36 चौको कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 144, 144 और प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 148। ये दो लॉजिक इस सीरीज में लग रहे हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। इनमें से विषम शब्द का चयन करना है। बताइए, सेंट, निजाम, मेंस और स्टीन, इन 4 शब्दों में से विषम शब्द कौन सा है? उत्तर आपकी प्रतीक्षा में। बताइए क्या उत्तर आएगा। ओके, अगर हम चेक करते हैं सेंट, निजाम, मेंस और स्टीन, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, सेंट में AIN ये 3 अक्षर है, निजाम में भी AIN ये 3 अक्षर हैं, मेंस में भी AIN ये 3 अक्षर हैं, जबकि स्टेन में E और I है, A मिसिंग है, A मिसिंग है। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे तक आते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, इन तीनों में क्या है? 3 वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं, जबकि यहां पर केवल 2। तो अलग कौन सा हो जाएगा? डी इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्री प्रिजन को फ्लोट अवे माइक्रोफोन के रूप में, प्रिजन एंड को माइक्रोफोन कुकुम्बर के रूप में और फ्री एंड को फ्लोट अवे कुकुम्बर के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में फ्री को कैसे कोडित किया जाएगा? फ्री का कोड क्या होगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। कैसे निकालेंगे फ्री का कोड? तो फ्री हमको दिख रहा है सेंटेंस नंबर 1 में और फ्री हमको दिख रहा है सेंटेंस नंबर 3 में। अगर हम इसको कंपेयर करें तो फ्री प्रिजन, फ्री एंड, फ्री और फ्री कॉमन है। कोड में फ्लोट अवे कॉमन है, तो फ्री का कोड क्या हो जाएगा? फ्लोट अवे फ्री का कोड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। 39 का जो संबंध 91 से है, 51 का वही संबंध किसके साथ आएगा, ये जानना चाहता है। जरा बताइए क्या उत्तर आएगा इसका।
39 का संबंध 91 से, तो 51 का संबंध किससे होगा? क्या उत्तर करेंगे? एक चीज कॉमन दिखी मुझे, 39 और 91 ये दोनों ही 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 तिया 39 और 13 सत्ते 91 आते हैं कि नहीं आते हैं? दैट इज कि 39 और 91 में एक संबंध दिखता है कि ये 13 का 3 गुना और ये 13 का 7 गुना है, 13 सत्ते 91। ऐसे ही 51 किसके पहाड़े में आता है? तो 17 तिया 51 होता है ना। तो अगर हम यहां इस हिसाब से चलेंगे 17 इंटू 3 क्या होता है? 51। तो 13 तिया 39, 17 तिया 51 रहेगा। 91, 13 सत्ते 91, तो 17 सत्ते कर दिया जाए। क्या 17 सत्ते करने पर हमको प्रश्न का उत्तर मिलेगा? क्या ये लॉजिक अप्लीकेबल है? तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, इस हिसाब से आना चाहिए 119, और ऑप्शन में भी 119 दिया है, तो यही 119 हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। पहले फिगर में हमें एक एरो दिख रहा है, पहले से दूसरे में आए तो जस्ट अपोजिट एरो ऐड किया गया, दूसरे से तीसरे में आए तो एक सर्कल ऐड किया गया, तीसरे से चौथे में आए तो फिर से एक एरो जो पहला वाला था वो ऐड किया गया। तो अगर इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर चलते हैं तो पहले फिगर से दूसरे पर एक एरो, फिर एक सर्कल, फिर एक एरो, तो अगली बार भी सर्कल ऐड करना चाहिए या एरो ऐड करना चाहिए? तो एरो ऐड करेंगे, क्योंकि दो सर्कल, दो एरो के बाद एक सर्कल है कि नहीं? तो अगर हम एरो ऐड करेंगे तो ये एरो हमारा कुछ इस तरह का बनना चाहिए, फिगर हमारा इस तरह का। ऐसा फिगर कहां दिख रहा है? बी में, तो बी क्या होगा? इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिसिंग टर्म से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये जानना चाहता है। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। 9 11 7 24, 9 17 12, 9 3 12, 12 5 17, नहीं बनेगा। फिर वर्टिकली तो नहीं बन रहा है, रो वाइज देखा जाए 9 11 7 24, 11 9 20 7 27 -3 24, 17 6 23 4 27 -2 25 भी नहीं बनेगा। 11 9 20 और 11 -7 24 बन सकता है। आओ जरा चेक किया जाए। पहली जो दो संख्याएं दी गई हैं 9 और 11, इनको आपस में जोड़ें। फिर दूसरी जो दो संख्याएं 11 और 7 हैं इनको आपस में माइनस करें और दोनों को आपस में जोड़ दें। यानी एक काम ये करें, 9 + 11 करें और प्लस 11 - 7 करें। तो 11 9 20 और 11 - 7 4, 20 और 4 कितना होता है? ये आएगा 24 के बराबर। सिमिलरली अगर हम करते हैं 17 + 6 तो 23 आएगा, और 6 - 4 तो 2, तो 23 + 2 25, ये भी सही है, यानी यही लॉजिक लग रहा है। तो अगली बार 12 + 12 करेंगे तो ये आएगा 24, और 12 - 9 करेंगे तो आएगा 3, और 24 और 3 को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 27। ये 27 हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस और डायरेक्शन से मनोज ने चलना शुरू किया है। मनोज अपने घर से निकल करके उत्तर में चलता है, बाएं मुड़ता है। पूछा क्या है? अपने कार्यालय पहुंचता है घर से निकल करके, उसका कार्यालय उसके घर के सापेक्ष किस दिशा में है? यानी घर से चल करके कार्यालय में पहुंचा है तो घर इनिशियल पॉइंट हो गया, कार्यालय अंतिम बिंदु हो गया। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा हमको बतानी है, तो फिगर बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। अपने घर से निकला है, उत्तर दिशा में गया है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर उत्तर में गया। बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। ठीक, बाएं मुड़ करके पहले उत्तर में गया है 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर की दूरी को उसने और कवर किया। फिर कहता है दाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है, तो यहां से अपने दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ करके कितना चला? 9 किलोमीटर चला। फिर कहता है बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से उसका बायां इस तरफ पड़ेगा, 3 किलोमीटर की दूरी और तय की। और फिर कहता है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचता है, तो यहां से बायां पड़ेगा नीचे की ओर। कितनी दूरी तय की है? केवल 5 किलोमीटर की।
तो 5 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपने कार्यालय पहुंच गया। ये उसका अंतिम प्रारंभिक बिंदु यानी घर है, और ये उसका अंतिम बिंदु यानी कि ऑफिस है, और वो हमसे जानना चाहता है कि उसके घर से उसका जो ऑफिस है वो किस दिशा में नजर आएगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर, ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, डी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। जितने भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्लास को शेयर कर दें, कमेंट करके आंसर अपना बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। सोनल के भाई की दादी सीता अपने इकलौते बेटे के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। सीता का बेटा सोनल से किस प्रकार संबंधित है? क्या उत्तर आएगा भाई इसका, बताओ जरा, आओ देखा जाए। सोनल के भाई की दादी यानी सोनल की भी दादी, ठीक है, सोनल के भाई की दादी कौन है? सीता। तो सोनल के भाई की दादी सीता अपने इकलौते बेटे, तो एक बात बताओ, सोनल के भाई की दादी सोनल की भी दादी होगी। दादी किसको बोलते हैं? पिता की मां को। तो सोनल के पिता की माता सोनल की दादी सीता अपने इकलौते बेटे, तो जो सोनल के पिता होंगे वही तो इकलौते बेटे होंगे ना किसके? सोनल की दादी के। ठीक, तो सोनल के भाई की दादी अपने इकलौते बेटे यानी सोनल के पिता के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। तो सीता का बेटा जो कि सोनल का क्या है? पिता, सोनल से कैसे संबंधित होगा? तो सीता का बेटा सोनल से पिता के तौर पर संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए पिता इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाना है, लेकिन उसके लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। पहला ऑप्शन है 15 और 25 को बदल देना चाहिए। अगर हम यहां पर 25 रखते हैं तो 25 चौको 100, यहां पर 15 रखते हैं तो 15 तिया 45 माइनस 45, 0 0 बटे 2 से 125 नहीं, कतई नहीं पहुंच सकते। पहला ऑप्शन कैंसिल मार दिया। दूसरा ऑप्शन कहता है 35 और 45 को आपस में बदल लो, तो यहां 35 की जगह 45 कर दें, यहां 35 कर दें, तो 25 तिया 75 माइनस 35, ये हो जाएगा 40, 40 बटे 2 हो जाएगा 20, 15 चौको 60 हो जाएगा 80। हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है। कैसे बन रहा है आओ देखो। अगर हम ऑप्शन नंबर बी का यूज करते हैं तो 35 के स्थान पर 45 आ जाएगा, प्लस 25 इंटू 3 माइनस 45 के स्थान पर क्या आएगा? 35, भागित है किससे? 2 से, प्लस का है 15 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75, 75 माइनस 3 75 माइनस 35 कितना आ गया? 40, और 40 को बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो ये हो गया 45 प्लस 20 और प्लस 15 चौको 60। ठीक है, तो 60 40 100 और 25 कितना हो गया? 125 हो गया, जो बराबर है किसके? 125 के। किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथलीट लड़के और छात्र के बीच में सही संबंध को ज्ञात कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एथलीट लड़के और छात्र, क्या उत्तर देना चाहिए इसका? क्या उचित लगता है आपको? बताओ। क्या उत्तर आएगा? एथलीट लड़के छात्र। अगर हम इसका उत्तर निकालते हैं तो छात्रों में से कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं, बाकी के छात्र लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक, हिंदी में छात्र और छात्रा कह के हम बोल देते हैं, पर छात्रा नामक कोई भी शब्द नहीं होता, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट को अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है लड़के और लड़की के बीच में, तो बॉयज स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट बोला जाता है। हिंदी में छात्र बोला जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक, लेकिन छात्रा शब्द ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, आप चाहें तो अमर सर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों में से कुछ लड़के छात्र होंगे, कुछ लड़के एथलीट होंगे।
अब जरूरी तो नहीं कि लड़के ही एथलीट हों, छात्रों में जो लड़कियां हैं वो भी एथलीट हो सकती हैं, तो कुछ छात्र भी एथलीट होंगे। ये एक फिगर बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा फिगर हमको दिख रहा है ए में। ठीक, तो ए इसका सही उत्तर होगा। कैसे? यहां पर एथलीट, कुछ एथलीट क्या होंगे? बॉयज। अब स्टूडेंट से तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे? एथलीट होंगे। कुछ बॉयज भी क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। तो दोनों का कॉमन एरिया यहां पर कौन आ जाए? यहां पर आ जाए स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे बेस्ट फिगर बनता है। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है सिलोगिज्म से, जो कहता है ऑल लॉयंस आर टाइगर्स, ऑल लॉयंस आर पिजन्स, ऑल टाइगर्स आर एप्स। आओ चेक करते हैं कंक्लूजन कौन सा सही है। ऑल लॉयंस आर टाइगर्स, जितने भी लॉयंस हैं वे सारे के सारे टाइगर्स हैं। ऑल लॉयंस आर पिजन्स, जितने भी लॉयंस हैं वे सारे के सारे पिजन्स हैं। एंड ऑल टाइगर्स आर एप्स, तो जितने भी एप्स टाइगर्स हैं वे सारे के सारे एप्स हैं। फिगर समझ आया है? ठीक, बढ़िया फिगर बन रहा है। फिर से एक बार दिखाते हैं उसने हमसे क्या कहा है। बोर्ड आज साफ नहीं किया था, पूरी गंदगी हाथ से ही साफ हो रही है। फिर से देखो फिगर, कहता है जितने भी लॉयन हैं वो क्या है? टाइगर हैं। तो ऑल लॉयंस आर टाइगर्स। ठीक, ये बन गया। जितने भी लॉयंस हैं वो पिजन्स हैं। तो ऑल लॉयंस आर पिजन्स। हमको टाइगर के ऊपर से पिजन नहीं लाना है, लॉयन के ऊपर से हमको पिजन लाना है। फिर ऑल टाइगर्स आर एप्स, तो अब जितने भी टाइगर्स हैं तो हम टाइगर के ऊपर से लाएंगे। ऑल टाइगर्स आर एप्स, जितने भी टाइगर्स हैं वो क्या हैं? एप्स हैं। ठीक, तो पहला कंक्लूजन है, कहता है ऑल पिजन्स आर एप्स। ठीक है, सभी कबूतर वानर हैं। तो देखो ये हमारे पास जो सर्कल है ये पिजन का सर्कल है, ये एप्स का सर्कल है। तो पिजन और एप्स में सम का रिलेशन दिख रहा है ना। एप्स का कुछ हिस्सा पिजन में और पिजन का कुछ हिस्सा कहां पर है? एप्स में है। लेकिन सारा का सारा तो एक दूसरे के अंदर नहीं है, यानी कि पिजन और एप्स में संबंध है सम का, और वो पूछ रहा है ऑल, तो क्या कर देंगे? गलत कर दिया। फिर कहता है एटलीस्ट सम टाइगर्स आर पिजन्स, कम से कम कुछ बाघ क्या है? कबूतर हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये आया हो कि यार एटलीस्ट का हम क्या समझें, एटलीस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि एटलीस्ट आपको जबरदस्ती परेशान करने के लिए लिखा जाता है। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एटलीस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक, तो अब आपके पास बचा है सम टाइगर्स आर पिजन्स। तो टाइगर और पिजन्स का क्या संबंध है? देखो ये टाइगर वाला सर्कल है, ये पिजन वाला सर्कल है, तो टाइगर और पिजन आपस में सम का रिलेशन बना रहे हैं ना। तो अगर टाइगर का पिजन से संबंध है सम का और पूछ भी रहा है क्या? सम, तो क्या हो जाएगा? सही। सम के केस में सम का कंक्लूजन सही होता है, तो केवल दूसरा वाला सही है, ऐसा लिखा है बी में। तो 20 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड में वांड को 240153 लिखा गया है। प्लेस वैल्यूज का खेल देखते हैं क्या चल रहा है। वांड का कोड है 240153। अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, W की वैल्यू 23, A की 1, N की 14, D की 4। तो कर सकते हैं कि 23 से 24 कर दें प्लस का 1, 1 से 0 कर दें माइनस का 1, 14 से 15 प्लस का 1, 4 से 3 माइनस का 1। सीधे सीधे चल रहा है। क्या चल रहा है? प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। ये लॉजिक दिख गया। अब इसी लॉजिक के आधार पर किसका? ईस्ट का कोड निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे ईस्ट का कोड? तो ई प्लस वैल्यू 5 प्लस 1 करोगे तो 6, ए प्लस वैल्यू 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 6 0 करके केवल ऑप्शन नंबर सी है। तो बस यही ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का एकमात्र उत्तर बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न। 4 शब्द दिए हैं, उन शब्दों में 3 समान है और एक है भिन्न। उस भिन्न का यानी विषम का चयन करना है। ट्रम्पेट, जाइलोफोन, सैक्सोफोन और क्लैरिनेट। बताइए इन चारों में से अलग कौन सा होगा? अगर आप संगीत सुनते हैं, हिंट दे रहे हैं, संगीत सुनते हैं तो आपने इनके विषय में हो सकता है सुना हो। शादी बारात में जाते हैं तो शादी बारात में तो जरूर ही देखा होगा आज मेरे यार की शादी है,
इस गाने की धुन बजाई जाती है, और वो बढ़िया पे 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 करते रहते हैं ना, वही। ठीक, तो क्या अलग होगा? ट्रम्पेट, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। जाइलोफोन नहीं, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट। तो ये तीनों ही मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, जबकि जाइलोफोन, जाइलोफोन स्टिक्स, लकड़ी के माध्यम से बजाया जाता है। ठीक, कुछ ऐसा होता है पियानो टाइप का कुछ, और उसमें ऐसी लाइंस बनी होती हैं और लकड़ी के ड्रम जैसे स्टिक होती है, खटर खटर करके उसको बजाया जाता है। ठीक, ये होता है जाइलोफोन। तो अलग कौन सा इसमें है? जाइलोफोन अलग है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित नाम के 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये बना दिया गोलाकार सर्कल। ठीक है, गोलाकार मेज, इसमें 6 लड़कों को सेंटर की ओर फेस करके दिखाना है। तो ये 6 लड़के सेंटर की ओर फेस करके देख रहे हैं। ठीक है, कौन कहां बैठा है? तो कहता है ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जतिन और हनी ईशान के ठीक पड़ोसी। ठीक, ईशान कहां पर है? सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यहां पर किसको बैठाया? ईशान को, और ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक, या यहां सुमित को बैठा दो, दोनों में से किसी को भी बैठा देंगे, बन जाएगा। तो सुमित रहा ये सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बायां पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। यहां पर कौन आएगा? ईशान आएगा। ठीक, फिर बोला है कि जतिन और हनी जो है वो ईशान के पड़ोसी हैं, यानी ईशान के अगल बगल में जतिन और हनी आएंगे, लेकिन कौन कहां आएगा नहीं पता अभी। कहता है ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है। अब समझो, अगर हम जतिन को यहां बैठाएंगे तो उसके ठीक दाईं ओर ईशान होगा, यानी वहां ललित नहीं आएगा। इसका मतलब यहां कौन आएगा? जतिन, और जतिन के ठीक दाईं ओर कौन है? यहां पर ललित। ठीक, और हनी कहां पर आएगा? यहां पर हनी आ जाएगा। पूछा क्या है? कहता है ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो ईशान के ठीक बाईं ओर हनी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एब्सोल्यूट शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? हाउ मैनी लेटर्स विल बी अनचेंज्ड? ये आपसे जानना चाहता है, बताइए उत्तर क्या आएगा भाई। प्रश्न समझ गए हैं? अब इसमें एक गलती कर सकते हैं बच्चे, वह गलती क्या है? जल्दबाजी में कहो ये ना पढ़ें कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है और सॉल्व कर लें। ठीक, प्रश्न के अनुसार ये जो एब्सोल्यूट शब्द है, इसके अक्षरों को हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। लेकिन कैसे? विपरीत क्रम में, यानी जो बाद में अक्षर आता है उसको पहले लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट में बाद में आने वाला अक्षर कौन सा है? यू। यू के पहले फिर टी आता है, फिर टी से और आगे बढ़ेंगे तो एस मिलेगा, फिर एस के बाद अगर हम ए बी ओ एल ई देखते हैं तो ओ मिलेगा, ओ से पहले एल मिलेगा, फिर हमको मिलेगा ई बी और ए, ये मिलेगा। उसने कहा कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, तो कितने अक्षर तुमको दिख रहे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है? एस जहां पहले था वहां बी है, ओ जहां पहले था वहां बी है, एल जहां पहले था वहां अब भी है। यानी एस और एल की स्थिति कैसी है? अपरिवर्तित है। तो कितने अक्षर? 3 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा। चित्र में कितने परिधान पतलून हैं? हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर्स? ये ट्राउजर वाला है, ये ड्रेस वाला है, और पूछ रहा है कितने ड्रेस ट्राउजर हैं। तो हमको ड्रेस और ट्राउजर का कॉमन एरिया चाहिए। अगर ड्रेस और ट्राउजर का कॉमन एरिया लेते हैं, हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर, हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर, तो ड्रेस और ट्राउजर का आपस में जो कॉमन एरिया है वो कितना है? 4। ठीक है, हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर, ये कॉमन एरिया है वो कितना है? 4 है। लेकिन यहां पर ओनली या केवल ऐसा कोई शब्द तो दिया नहीं है कि ओनली या केवल जैसा कोई शब्द दिया हो। ठीक, तो 4 वो
ड्रेस हैं जो केवल ट्राउजर हैं, 4 वो ड्रेस हैं जो केवल ट्राउजर हैं। लेकिन अगर हम ड्रेस, ट्राउजर और शर्ट का कॉमन एरिया भी देखें तो वहां पर भी 3 दिया हुआ है, यानी ये 3 ड्रेस वो हैं जो ट्राउजर भी हैं और शर्ट भी हैं। ये 3 ड्रेस क्या हैं? वो ड्रेस हैं जो ट्राउजर भी हैं और शर्ट भी हैं। और चूंकि प्रश्न में, अब इसमें बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने ओनली, केवल इस तरह का कोई भी शब्द हमसे यूज नहीं किया। उसने हमसे कहा कि बताओ कितने ड्रेस हैं जो ट्राउजर हैं, तो 4 ऐसे ड्रेस हैं जो केवल ट्राउजर हैं और 3 ऐसे ड्रेस हैं जो ट्राउजर होने के साथ साथ शर्ट भी हैं। तो 4 और 3 दोनों करेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर कितना देंगे? 7 देंगे। सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए। और अगर पीछे वाले प्रश्न में कोई आपसे कहे कि नहीं इस प्रश्न का उत्तर 4 देंगे, तो उससे कहो कि यहां पर ओनली लिखो, हाउ मेनी ड्रेस आर ओनली ट्राउजर, तब हम 4 देंगे इसका उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है आरव 35 बच्चों की कक्षा में शीर्ष से 6ठे स्थान पर है, रोनी आरव से 7 स्थान नीचे, तो रोनी का स्थान नीचे से क्या होगा? ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा। क्या है उसने? टोटल संख्या उसने हमको दी है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, 35, और आरव कक्षा में शीर्ष से 6ठे स्थान पर है, टॉप बॉटम। ठीक, शीर्ष से 6ठे स्थान पर कौन है? आरव, शीर्ष से 6ठे स्थान पर। और रोनी आरव से 7 स्थान नीचे। तो अब एक बात बताओ, आरव का स्थान तुमको कहां से पता है? टॉप से। आरव का स्थान टॉप से पता है, और रोनी आरव के स्थान से 7 स्थान नीचे। तो टॉप से बॉटम में जा रहे हो, यानी वैल्यू ऐड करोगे। क्यों? टॉप से बॉटम में जा रहे हो तो अपोजिट एंड हो गया ना। अपोजिट एंड की वैल्यूज को ऐड करना है, सेम एंड की वैल्यूज को माइनस करना है। किसमें? ऑर्डर रैंकिंग में। तो कितनी? आरव से 7 स्थान नीचे, तो 7 + 6 कितना होता है? 13। तो 13वां स्थान किसका आएगा? रोनी का। कहां से? टॉप से। और पूछ रहा है बताओ बॉटम से रोनी का स्थान क्या होगा? तो कितनी आसानी से निकाल लोगे। टोटल वैल्यू तुमको पता है 35 + 1 माइनस गिवन वैल्यू, टॉप से पता है 13, बॉटम से निकालनी है। ठीक, बॉटम से निकालनी है। तो 36 में से 13 गया, कितना आएगा? 23। बस यही 23 तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न। आसान लेकिन तब जब आपको बेसिक्स पता है। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ठीक, ब्लड रिलेशन से, लेकिन कोडेड ब्लड रिलेशन से है। एम और एंड एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है, यानी एंड का अर्थ है पत्नी, @ का अर्थ है पुत्र, और डॉलर का अर्थ है माता। तो कहता है यदि $o @p @q @r हो तो आर और ओ का क्या संबंध है? आर और ओ का संबंध पूछ रहा है। फैमिली ट्री बनाते हैं, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। $o, तो एन क्या है? ओ की माता है, तो एन माता हो गई ओ की। @ का अर्थ क्या है? पुत्र है, तो ओ पी का पुत्र है। ठीक है, $o का मतलब है कि एन ओ की माता है, और @ का मतलब पुत्र है, तो ओ क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। ठीक, ओ पी का पुत्र है। आओ थोड़ा नीचे कर लें इसको ताकि फिगर क्लियर बने। ठीक है, तो एन क्या हो गया? एन माता है किसकी? ओ की। ओ @p, तो ओ पी का पुत्र है, तो ओ पुत्र हो गया। किसका पुत्र है? पी का। तो अब ध्यान से देखो, ओ एन का भी पुत्र है, ओ पी का भी पुत्र है, यानी एन और पी आपस में क्या होंगे? विवाहित होंगे, और पी एन का पति। तो अब ओ एन का भी पुत्र है और ओ पी का भी पुत्र है। फिर कहता है कि पी @q, यानी पी क्यू का पुत्र है। तो ये पी किसका पुत्र है? पी पुत्र है क्यू का। फिर एंड लिखा हुआ है, यानी एम एन की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी हो गई। ये बन गया फिगर। तो उसने पूछा है आर और ओ का क्या संबंध है? आर और ओ का आपस में क्या संबंध है जानना चाहता है। पहला, पिता का भाई नहीं। आर कौन है? आर ओ के लिए ओ के पिता पी का पिता है। ठीक, तो गलत है। माता का भाई गलत है, माता का पिता गलत है, पिता का पिता क्या होगा? सही होगा। आर कौन है? आर ओ के लिए ओ के पिता पी का पिता है। ठीक, अगला प्रश्न। 4 संख्या युग्म दिए हैं, कोई एक भिन्न है। भिन्न कौन सा है ये हमको बताना है। ठीक, 28 5 14 8 56 2 16 7, क्या उत्तर कर सकते हैं इसका? स्क्वायर को लगेगा नहीं। फिर क्या दिया जाए इसका उत्तर? 28 5 वाला। क्यों?
क्योंकि ऐसा लगता है कि 56 दूनी 112 होता है, 16 सत्ते 112 नजर आ रहा है, 14 अट्ठे भी 112 होता है, 14 अट्ठे भी 112 होता है। ठीक है, और अगर 14 अट्ठे भी 112 होता है तो 28 पंचे 112 नहीं दिख रहा है, 28 पंचे दिख रहा है 140। कितना? 40। 20 पंचे 100, 8 पंच 40। तो अलग कौन सा हो जाएगा? यही ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल है वो 112 है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न। कैलेंडर 27 सितंबर 2001 को गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये आपके लिए गाजर का हलवा है, खाने में बहुत आसान, अगर पढ़े हो कैलेंडर हमसे तो। ठीक, तो 2001 से कहां जाना है? 2009। 27 सितंबर 2001 से 27 सितंबर 2009। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर? 2001 से 2009 कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मिलने वाले विषम दिनों की संख्या काउंट कर लो, बस खेल खत्म। ठीक, कितने विषम दिन मिलेंगे? तो जितने वर्ष हमको दिए गए हैं उतने विषम दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इन वर्षों में यदि कोई वर्ष ऐसा है जो लीप ईयर है तो उसका एक्स्ट्रा डे हमको मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अगर हम 8 वर्षों को सामान्य वर्ष मान रहे हैं तो 8 लीप ईयर, सॉरी 8 हमको रिमाइंडर मिला या एक्स्ट्रा दिन मिले। इन 8 वर्षों में लीप ईयर कितने? तो 2001 से 2009 तक 4 का भाग दो 2, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो जितनी बार जाएगा उतने लीप ईयर मिलेंगे। तो 2 लीप ईयर मिल गए। ये तो हो गया। हम कहां तक आ गए? हम आ गए 2009 तक। अब 27 सितंबर से जाना है 22 अक्टूबर तक। सितंबर कितने दिनों का महीना होता है? 30 दिनों का। 27 से चलना शुरू कर रहे हो यानी 27 पर खत्म है, तो 27 दिन तो निकल गए। सितंबर के कितने दिन बचे? केवल और केवल 3। और अगर 3 दिन बचे तो 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। सितंबर का जो एक्स्ट्रा डे या विषम दिन मिला वो 3 मिला। अक्टूबर का, अक्टूबर में 22 तारीख तक जाना है तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना मिला? 1। ये मिल गया टोटल रिमाइंडर। अब ये जो टोटल रिमाइंडर मिला है इसको या तो जोड़ो या फिर सीधे 7 से कैंसिल हो सकता है, तो 2। तो 8 2 10 3 13 और 1 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0 0 का मतलब जिस दिन से तुमने शुरू किया था चलना, घूम फिर करके वापस उसी दिन पर पहुंच गए, यानी गुरुवार ही इस प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, देवियों और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन कब? जब कहता है प्लस और माइनस को हम आपस में बदल लें। किसको बदल लें? इस श्रृंखला में प्लस और माइनस को आपस में बदल लें, गुणा और भाग को भी आपस में बदल लें, तब इस इक्वेशन का मान क्या आएगा? तो आओ जरा देखा जाए भाई। 24 10 68 2 और 16, ये तो एज इट इज रहेगा। अब सिंबल्स बदलने हैं। कहता है कि गुणा और भाग को आपस में बदल लो, तो भाग की जगह क्या आएगा? गुणा, और गुणा 68 इंटू 2 है ना, गुणा की जगह क्या आएगा? भाग आ जाएगा। ठीक, प्लस और माइनस को आपस में बदल लो, तो 10 प्लस 68 ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 16 ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे? अपना बॉडमास का नियम यूज करेंगे। उस नियम के आधार पर पहले क्या करेंगे? डिवाइड, तो 68/2 करें तो कितना आ गया? 34। फिर मल्टीप्लीकेशन, तो 24 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 240। तो ये हुआ 240 माइनस का 34 और प्लस का 16। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा, बस ये पता करना है। तो 40 16 56, 56 में से 34 को घटा दो तो कितना आएगा? अगर 56 में से 34 को घटाते हो तो कितना आएगा? ठीक, 222 आ जाएगा। ठीक है भाई, 240 प्लस 16, 256 में से 30 गया, 226, 4 और गया तो कितना बचा? 2, यानी 222 इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। पेंटिंग का जो संबंध कलर से है, यानी चित्रकला का जो संबंध रंग से है, गृह कार्य यानी होमवर्क का वही संबंध किसके साथ होगा? बताइए, क्या उत्तर देंगे आप इसका? दीजिए उत्तर, दीजिए कमेंट में, मैं देख रहा हूं कमेंट आपके।
क्या उत्तर देंगे? नोटबुक। गलत है। ठीक है, कि होमवर्क के लिए नोटबुक चाहिए। संबंध समझो ना, पहले संबंध किस चीज का दे रहा है। पेंटिंग करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? कलर की आवश्यकता होती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल होती है। तो अगर आपको कोई चित्र बनाना है तो उस चित्र बनाने के लिए आप कलर करोगे। पेंटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चित्रकला बनाने के लिए कलर का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैम ने या सर ने आपको होमवर्क दिया है, मैम ने या सर ने आपको होमवर्क दिया है, तो होमवर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए? अब आप कहेंगे सर नोटबुक में ही तो होमवर्क करते हैं, हवा में थोड़ी होमवर्क करेंगे। नहीं बचा, मैम ने या सर ने उस नोटबुक में आपको होमवर्क दिया है। क्या दिया है? 1 से 100 तक की गिनती लिखें। ठीक, कुछ सेंटेंसेस दे दिए, इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव पहचाने, फिर कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड दे दिए। अब ये होमवर्क आपको नोटबुक में मिला है, इसको करोगे कैसे? करने के लिए तो तुम्हें पेन की जरूरत है ना, या पेंसिल की जरूरत है ना। तो पेन और पेंसिल चाहिए। अब पेन और पेंसिल का तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है, क्या? इंक का, स्याही का। स्याही चाहिए। वो स्याही कहां होगी? आपके पेन में या आपकी पेंसिल में स्याही या इंक होगी। उससे आप क्या करेंगे? अपने गृह कार्य को पूर्ण करेंगे। महीन लॉजिक है, लेकिन नोटबुक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। रियलिस्टिक, रियलिज्म, रिस्टोर, रिसर्च और रिसर्च करके ये 5 जो शब्द दिए गए, इनको ये डिक्शनरी में किस ऑर्डर में अरेंज होंगे, ये करके हमको बताना है। ठीक, तो आर ई सब में कॉमन है। पहले 2 अक्षर देखो, आर ई सब में कॉमन है। तो फिर अगला स्टार्ट करें, तो यहां पर ए मिल रहा है, यहां पर ए, बाकी सब जगह एस। तो ए और एस में पहले ए आता है। अब अगर ए को चेक किया तो यहाँ ए एल आई एस, ए एल आई एस, रियलिस्टिक में एस तक कॉमन है। फिर अगला लेटर चेक किया तो यहाँ टी है, यहाँ एम है। तो टी और एम में पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? एम। तो पहले रियलिज्म को करेंगे अरेंज, फिर रियलिस्टिक को करेंगे अरेंज। अब रिस्टोर, रिसर्च और रिसर्च में एस 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 कॉमन है। अगला टी ई और यू, तो टी ई और यू में पहले क्या आता है? ई, यानी 4। तो 2 1 4 हो गया। अब टी और यू में पहले टी आता है, तो फिर 3 और फिर 5। 214 35 कहां लिखा है? डी में, तो डी इसका उत्तर बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन श्रृंखला दी गई है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। 4 7 17 38 72 123 193 286 408, बहुत लंबी श्रृंखला दे दी है भाई। फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। क्या मल्टीप्लीकेशन चला सकते हैं क्या? 286 से नहीं, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं जाएगा। प्लस माइनस में ब्रेक करें इसको। 4 से 7 प्लस का 3, 7 से 17 प्लस का 10, 17 से 38 प्लस का 14, 21। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 38 से 72 पर जाते हैं तो कितने का प्लस कर रहे हैं? 34 का प्लस कर रहे हैं। 72 से 123 पर जाएं तो 28 इधर बच रहा है और 23 उधर, तो 28 3 31 और 20 51 कर रहे हैं प्लस का। यहां पर आते हैं तो प्लस का 70 करते हैं। फिर यहां पर जाते हैं तो 86 और 7 93। चलो प्लस का क्या लॉजिक लग रहा है भाई? 3 10 21 34 51 70 करके चल रहा है। इसको एक और पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसमें कोई लॉजिक नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है लॉजिक तो आप करते हैं ब्रेक, क्या कर सकते हैं? और कोई तो लॉजिक है नहीं। तो 93 से 286 पर गए तो ये हो गया 7 और 86 कितना हो गया? 93। फिर यहां से यहां पर आए तो प्लस करना पड़ेगा, कितना? ये हो गया 300 में 14 कम और वो 108, 108 और 14 कितना हो गया? 122। अब इसको एक और पार्ट में करते हैं ब्रेक। ठीक, तो 3 से 10 में प्लस का 7 होता है, 7 से 21 में ये होता है प्लस का 11, 21 से 34 में प्लस का 13, 34 से 51 में प्लस का 17 और 51 से 70 में प्लस का 39 29।
ठीक है। और ये अगर चेक करें 7, 11, 13, 17, 29 क्या है, तो क्लियर हो जाता है कि क्या है, होता है कि नहीं होता। अरे ये 19 है, सॉरी 19 क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है? 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। सिमिलरली 19 से यहां पर आते हैं तो 70 से 93 ये प्लस का 23 होता हुआ नजर आता है। यहां से आगे बढ़ते हैं तो 22, 7, 29 ये प्लस का 29 नजर होता है। तो अगला नंबर क्या आएगा जो कि प्राइम नंबर, ठीक क्रम में प्राइम नंबर चल रहा है ना, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 30, 31, 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 122 में अगर 31 को जोड़ेंगे तो 23 और 30 कितना हो जाएगा, 53, यानी प्लस का 153 किया जाए अगली बार। ठीक है, 22, 30, 52 और 53। 408 में अगर 153 को जोड़ते हैं तो 408, 411, 461, 561 ये मिलेगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, बहुत लंबी श्रृंखला थी, ब्रेक करते करते मूड खराब हो जाए, है कि नहीं। आओ अगला और अंतिम क्वेश्चन। एक पासे के फलकों पर क्रमशः आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू अंकित है। उसी पासे की नीचे दो स्थितियां दी गई हैं। ये दो स्थितियां हैं। कौन सा फलक आर के विपरीत होगा, यानी आर के विपरीत क्या आएगा, ये जानना चाहता है। ठीक, डाइस चेक करते हैं तो एस, टी, डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू, वी, यू लिखा है, आर कहीं लिखा ही नहीं गया है। पूछ रहा है लेकिन कि आर के विपरीत क्या आएगा। तो अगर हम अपोजिट निकालें तो एस, टी, डब्ल्यू के पड़ोसी हैं। ध्यान से समझना, डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, एस, डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, टी। तो डब्ल्यू का जो पड़ोसी है एस और टी, वो कभी भी उसके विपरीत नहीं होगा। डब्ल्यू का पड़ोसी वी भी है और यू भी है, यानी वी और यू भी डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं होंगे। तो अब कौन बचा, अब कौन बचा आपके पास भैया, एक फेस के अपोजिट में एक ही फेस हो सकता है। ठीक, तो डब्ल्यू के अपोजिट में एच, टी, यू, वी नहीं हो सकता है। तो क्या बचा, आर। उसने यही तो तुमसे पूछा था कि आर के अपोजिट में क्या आएगा, हमने डब्ल्यू का अपोजिट निकाला, प्रश्न का उत्तर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है देवियों और सज्जनों, ये थी आपकी आज की कक्षा, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग के 25 वो टॉप क्लास क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो यूपीपी सिपाही की परीक्षा में रीजनिंग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। 55 में 55 क्वेश्चन स्कोर करके आओगे, और सबसे कम समय जिस सब्जेक्ट को आप दोगे परीक्षा में सॉल्व करने के लिए, वो रीजनिंग का समय होगा। बाकी समय आप अपनी दूसरे सब्जेक्ट को दे लेना। ठीक, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, और वो मेहनत है इस क्लास में रोज रीजनिंग के 25 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे आपकी परीक्षा में छपेंगे और आपकी गलती को पक्का करके जाएंगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो हमारे साथ, यानी कि डीसी मिश्रा के साथ। ठीक है, तो आइए आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चन तुम कर पाए, कौन से टॉपिक हैं जो तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन तुमको परेशान करता है, ये कमेंट में जरूर करें। ठीक, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ कोर्सेस यहां पर मिलते हैं रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको कुछ असुविधा हो रही या कोई संदेह आपके मन में है तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके पास यहां पर दक्ष बैच उपलब्ध है, जो कि फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है, यानी अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो 1 साल तक बिना किसी झंझट के जितनी बार मन चाहे, जब जब मन चाहे, आप रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक, और इनमें से कोई भी परीक्षा हो या इसके अलावा आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिलती। ठीक, तो जरूर पढ़ें। अगर रीजनिंग आपकी कमजोर है या रीजनिंग की बेसिक्स आपने नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लो रीजनिंग। हमारे द्वारा जीवन में कभी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अपनी परीक्षा के अनुसार प्रैक्टिस सेट करते जाओगे और सिलेक्शन निकालते जाओगे। ठीक, ये सिलेक्शन वाली रीजनिंग है। ठीक है, चलिए।
ये आपको रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का ये लिंक है, इसका लिंक सीधा क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में रीजनिंग एक्सप्रेस। हम मिल जाएंगे आपको, और हम जब मिलेंगे तो उसको ज्वाइन कर लेना। अपना जो भी डाउट है आप इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए फिलहाल इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे अगले सत्र में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक, और पढ़ते रहें। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।